नहीं लगता जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय की एक शाख है, पूरे विश्व से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। भारत ही नहीं, भारत के बाहर के छात्र भी यहाँ पर पढ़ते हैं और एक शाख है। आप लोग इस तरह से प्रदर्शन करते हैं तो विश्वविद्यालय की शाख को बट्टा रखता है। देखिए, लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जो तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को लेके कि हमारी फ़लाँ रैंकिंग दी है हमको, फ़लाँ गवर्नमेंट बॉडी ने, हमारे यहाँ फ़लाँ मिनिस्टर आए, और इस तरह करके अपना जो सेल्फ एग्रेंडाइजेशन करती है यूनिवर्सिटी, उसके बरक्स हमको दरअसल ये भी समझने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट अपना इस तरह का एक अल्टरनेटिव नैरेटिव भी क्रिएट करेगा कि यहाँ पे दरअसल ये एक्सक्लूजन की एक फैक्ट्री कह सकते हैं यहाँ पे। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र छात्राएं। सैकड़ों की संख्या में विश्वविद्यालय के गेट पर बैठे हैं। मांगे आप तक पहुंच चुकी हैं। नल्ली है मेरे साथ में, आज दूसरी बार में मेरा परिचय उनके साथ हो रहा है। पिछली बार उन्होंने विस्तार से मांगे बताई थी, लेकिन 5 दिन होने के बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय का जो रूठा रवैया है छात्रों के प्रति या छात्रों की मांग के प्रति, आज उस पर बात करेंगे। नल्ली, क्या लगता है ये जो छात्र धरने पर बैठे हैं और जो इनके अभिभावक के रूप में, क्योंकि अभिभावक तो माता पिता हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर अभिभावक के रूप में प्रशासन है, विश्वविद्यालय प्रशासन, वो आपकी मांगे नहीं मान रहा है। क्या लगता है, ऐसा दोहरा रवैया आपको लगता है कुछ? देखिए, इससे यही साफ होता है कि अपने आप को बहुत लोकतांत्रिक या जनवादी बताने वाला ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो अपने आप को दिल्ली में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाम पे बहुत प्रोग्रेसिव मानता है, साफ साफ दिखाई देता है कि जो उसमें डेमोक्रेटिक आइडियल है या जो लोकतांत्रिक आइडियल्स की वो बात करता है, वो ज़मीनी स्तर पे मौजूद नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं लगातार जो स्टूडेंट्स की ज़रूरी मूलभूत मांगे हैं, उनको लेके वीसी और जो तमाम अदर एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज़ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में, वो लगातार ऐसे इश्यूज़ के ऊपर चुप्पी बनाए रखती हैं जो सबसे बड़े हिस्से को, छात्रों के और नॉन छात्रों के बड़े हिस्से को अफेक्ट करती है। तो पर ये है कि हम अपने हमारा जो आंदोलन है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको और तरीके से रीस्ट्रैटेजाइज करके, और हम लोग ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ डीयूवीसी तक पहुँचे, क्योंकि ये इशू बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा के स्तर के ऊपर, उच्च शिक्षा में कैसे जिन लोगों को निकाल दिया गया है, हाशियाओं पे धकेल दिया गया है, उनको वैसे कैसे वापस लाया जाएगा। तो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को सुनने के लिए भी मजबूर करेंगे और हमारे आंदोलन को एक व्यापक रूप भी देंगे। आपको नहीं लगता जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय की एक शाख है, पूरे विश्व से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। भारत ही नहीं, भारत के बाहर के छात्र भी यहाँ पर पढ़ते हैं और एक शाख है। आप लोग इस तरह से प्रदर्शन करते हैं तो विश्वविद्यालय की शाख को बट्टा रखता है। देखिए, लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जो तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को लेके कि हमारी फ़लाँ रैंकिंग दी है हमको, फ़लाँ गवर्नमेंट बॉडी ने, हमारे यहाँ फ़लाँ मिनिस्टर आए, और इस तरह करके अपना जो सेल्फ एग्रेंडाइजेशन करती है यूनिवर्सिटी, उसके बरक्स हमको दरअसल ये भी समझने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट अपना इस तरह का एक अल्टरनेटिव नैरेटिव भी क्रिएट करेगा कि यहाँ पे दरअसल ये एक्सक्लूजन की एक फैक्ट्री कह सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा खरीदने के लिए संपन्न वर्ग से लोग आते हैं, संपन्न वर्ग के लोग यहाँ से शिक्षा खरीद के ब्यूरोक्रेट बनते हैं, कॉरपोरेट में काम करते हैं और तमाम जगहों के ऊपर पहुँच जाते हैं। पर यही जो व्यवस्था है, ये बड़े लेवल के ऊपर बहुसंख्यक छात्रों को बाहर कर देती है, और जब इस बात को सामने प्रत्यक्ष रूप से रखा जाता है तो हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन छुप जाता है, या फिर तरह तरह से पुलिस का सहारा लेके, सिक्योरिटी का सहारा लेके प्रोटेस्ट को एक तरह से तोड़ने की कोशिश करता है। आपको नहीं लगता जिस व्यवस्था के खिलाफ आप खड़े हैं, कई हजार वर्षों से वो व्यवस्था चली आ रही है और आप इसको चुनौती दे रहे हैं, कैसे इसको सफल कर पाएंगे? देखिए, इस तरह की व्यवस्था बहुत लंबे समय से चल रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किस तरह से महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को शिक्षा के क्षेत्र से बाहर रखा गया। हम गुरु द्रोणाचार्य की बात सुनते हैं, जिन्होंने एकलव्य का सबसे मेधावी छात्र होने के बावजूद अंगूठा काट लिया था। तो इस तरह का जो ये सिस्टमिक एक्सक्लूजन है, ये जो भेदभाव है छात्र छात्र के बीच में, वो एकलव्य का अंगूठा काटने से अलग नहीं है। जो लाखों छात्र इधर एसओएल के अंदर पढ़ते हैं, जो डीयू का ही हिस्सा है, और उन लाखों छात्रों को जब क्लास नहीं मिलती है, जब वो सस्ता श्रम बनने के लिए मजबूर होते हैं, तो हम उनको एक मॉडर्न एकलव्य की तरह देख सकते हैं कि आज नवीनतम सिस्टम और नवीनतम शिक्षा व्यवस्था के अंदर हम किस तरह लाखों की संख्या में एकलव्य बना रहे हैं। तो ये आज की गैर बराबरी नहीं है, ये सालों से चली आ रही है। तमाम जातिवादी लॉजिक देके इसको रैशनलाइज किया जाता है, पर हम जो प्रोग्रेसिव छात्र हैं या जिनको पढ़ने लिखने का मौका मिला है, उनका दायित्व है कि वो लोग सड़क पे उतरें और वो इन सब दावों को के खोखलेपन को साबित करके दिखाएं। और जिन लोगों को बाहर किया गया है, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, दोबारा उनको मौका दिया जाए कि वो पढ़ पाएँ। मजदूर परिवार से आने वाले छात्र अच्छी शिक्षा पाके
अपना भविष्य बना पाएँ। आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो कि इस देश के अंदर संभव नहीं है। 3-4 पीढ़ियाँ उसमें लग जाएंगी। वहीं इसी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर अपना एक वक्तव्य देते हैं, उनके खिलाफ हजारों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वहीं एक नुपुर शर्मा हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो स्टेटमेंट देती हैं। लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं, प्रोफेसर को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को, और अभी तक नुपुर शर्मा खुलेआम घूम रही है। कैसे आप इसको मतलब एक समान नज़र से देख पाएंगे? जी देखिए, नूपुर शर्मा जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, उनके बयान के बाद जब गल्फ़ कंट्रीज़ से रिएक्शन आया, जब एक तरह का इकोनॉमिक रिएक्शन आया, उसके बाद उनको स्पोक्स पर्सन की पोजीशन से और प्राइमरी मेंबर की पोजीशन से हटा दिया गया। उसके बाद हमने देश भर में देखा लगभग 10 दिन बाद लगभग 10 दिन बाद, और वो भी क्योंकि जनता का रिएक्शन था इसलिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ उसके ऊपर रिएक्ट कर रही थी। पर हमने ये देखा उसके बाद कि देश में जगह जगह पे माइक्रो राइटिंग जैसी चीज़ें हमको देखने को मिली कि पुलिस का और जनता का आपस में भिड़ाव हुआ, दोनों पक्षों में लड़ाई हुई, कई लोगों को चोटें लगी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों की मौत भी हुई है पुलिस फायरिंग के अंदर, जो कि बेहद दुखद है। पर यह हमको ये सोचने पे भी मजबूर करता है, चाहे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की बात कर लें, उनके अरेस्ट की बात कर लें, चाहे हम नूपुर शर्मा के बयान की बात कर लें। दरअसल मामला ये है कि हमारे मूलभूत मुद्दे, हमारी मूलभूत राजनीति को दरकिनार करके किस तरह से हमें बार बार मंदिर मस्जिद के झगड़े में फंसाया जाता है, किस तरह सांप्रदायिकता ही वो मुद्दा बन जाता है जिसके ऊपर लोग हज़ारों लाखों की संख्या में सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। पर हमारे सामने हमारी यूनिवर्सिटी बेची जाती है, हमारी शिक्षा बेची जाती है, हमारे स्वास्थ्य सेवाएँ बेची जाती हैं, पर हम देखते हैं कि उतना व्यापक आंदोलन हम सड़कों पर नहीं देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है, और इसके खिलाफ जो जनवादी लोग हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है, प्रगतिशील लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हम दरअसल किन मुद्दों के ऊपर सड़कों पे उतरेंगे, किन मुद्दों के ऊपर आखिर ये होगा कि सड़कें संसद को बतलाएंगी कि हमारी पॉलिसी कैसी हो। पर हम देखते हैं कि उन मुद्दों के ऊपर शांति रहती है, और सांप्रदायिकता को जिस तरह से बार बार स्टेट एजेंसी जोर दे के बढ़ावा देती हैं, और मैं दोनों पक्षों की सांप्रदायिकता की बात करूंगी, तो उस तरह का रिएक्शन को सरकार भी चाहती है, उस तरह का रिएक्शन आए बार बार इस तरह के। और नूपुर शर्मा का मैं ये भी कह दूं कि उन्होंने जो बयान दिया वो केवल एक बयान है, उनके जैसे हज़ारों लाखों बयान हम देखते हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, दलितों के खिलाफ हो। बहुत सारे सिटिंग मिनिस्टर्स आते जाते उन इस तरह के कमेंट्स करते ही रहते हैं। तो ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, पर इस तरह के इंसिडेंट्स हम देखते हैं किस तरह से उनका पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो यूथ है, जो प्रोग्रेसिव यूथ है, उसको ये समझने की ज़रूरत है कि हम इस सांप्रदायिकता के झगड़े से बाहर निकलें, हम बेकार की झगड़ों से बाहर निकले, बेकार की डिबेट से बाहर निकले, और बोले कि हम मूलभूत इशूज़ के ऊपर डिबेट करेंगे, हम मूलभूत इशूज़ के ऊपर व्यवस्था परिवर्तन की बात। आपको नहीं लगता कि जब धर्म की बात आती है तो लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर होते हैं, नेता सड़कों पर होते हैं, लेकिन जब अपने अधिकारों की, अपनी शिक्षा की, रोजगार की, चिकित्सा की बातें होती हैं तो चंद मुट्ठी भर लोग ही सड़कों पर आ पाते हैं? जी बिल्कुल, आपकी ये बात ठीक है, और ये बहुत दुख की भी बात है कि ऐसा है कि धार्मिक मामलों के अंदर हम देखते हैं बड़ी भीड़ उमड़ आती है, और अपने अधिकारों के लिए लोग चुपचाप घरों में बैठे रहते हैं। हमारी आंखों के सामने सरकारी संपत्ति बेची जाती है, रेलवे का निजीकरण किया जाता है, शिक्षा का निजीकरण किया जाता है, स्वास्थ्य सेवाएँ हमने कोरोना के समय में देखा किस तरह से पूरी तरह से वो विफल हो गई हैं, और मैं आपको बताऊँ अभी भी विफल हैं। अगर हम जाके वहाँ पे अपने कैमरे घुमाएं और अपनी टीम को लेके पहुँचे तो हमको यही पता चलेगा कि अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था ख़राब है। तो ये मूलभूत मुद्दों को दरकिनार करके धार्मिक भावनाओं में बहकर इस तरह के बड़े जुलूसों में इत्यादि में जाना, दरअसल जो बैठी सरकार है वो यही चाहती है, वो यही चाहती है कि जो हमारा डिबेट है वो इसी तक सीमित रहे। तो इससे बाहर निकलने की, अगर हम ये मानते हैं कि हम सरकार के खिलाफ हैं और हम ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ हैं, तो हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि हमें एक पक्ष नहीं चुनना है। हम दो धार्मिक पक्षों में से एक पक्ष चुनने की राजनीति करने के बजाय साथ में आके मेहनतकश जनता की एक यूनिटी बना के बड़े मूलभूत आंदोलन करने की बात। आपको नहीं लगता जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति सरकार इस समय चल रही है, खासकर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आज़ादी हमको 2014 के बाद से मिली है, तो किस तरह से इस देश के अंदर संभावनाएं ढूंढी जा सकती हैं कि देश प्रगति की तरफ? देखिए, जो इस तरह के उलझुल बयान करने वाले कई लोग हैं, देखिए जहाँ तक आज़ादी की बात है तो आज़ादी कोई एक मोमेंट में आने वाली चीज़ नहीं है। आज़ादी की जो लड़ाई है वो लगातार चलती रहती है। आज इस देश के अंदर जिस इंसान को पढ़ने का मौका नहीं है, मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरह से वो इंसान आज़ाद है। जिस इंसान के पेट में रोटी नहीं है वो किस तरह से आज़ाद इंसान है। तो किसी को ऐसा लग सकता है विशेषाधिकार प्राप्त
अमीर संपन्न वर्ग के लोगों को ऐसा लग सकता है कि 2014 के बाद आज़ादी आ गई है, पर जब तो मैं तो भुखमरी के बढ़ते हुए आंकड़े देखती हूँ तो मुझे तो नहीं लगता इस देश के अंदर दूर दूर तक कहीं आज़ादी है। पर मेरा ये भी मानना है कि हम संपन्न वर्ग के कुछ लोगों की उलझुल बहसों को अपना रेफरेंस पॉइंट ना बना के, जो व्यापक जनता की ज़रूरत है उसको अपना रेफरेंस पॉइंट बना के अगर हम आगे बात करेंगे और आंदोलन करेंगे तो ज़रूर व्यवस्थागत चेंज आएगा। नलिनी की बातों से कहाँ तक सहमत हैं? युवा हैं और खुलकर अपनी बातें रखी हैं, सरकार के खिलाफ ये बातें जा सकती हैं, लेकिन एक आदत नागरिक होने के नाते इनकी मांगों को आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। वीडियो के बारे में खासकर नलिनी ने जो अपना वक्तव्य दिया है उस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं हूं मनोज अंतानी, दिल्ली विश्वविद्यालय से समता आवाज़ टीवी के लिए आपके लिए एक खास खबर। धन्यवाद।